जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी भाई आपका ना टर्म टेस्ट हुआ था, टर्म टेस्ट 1 इसकी ना ज़रा इसकी डिस्कशन करते हैं जी। अच्छा जी एक इसके अंदर ना सवाल था IS 36 का पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है जी। वो तकरीबन 90 से 95% उसमें सिमिलैरिटी थी। क्या थी जी? सिमिलैरिटी। इस क्वेश्चन को मैं विद होल्ड करूंगा, ठीक है जी। उसके अलावा जितने सवाल थे वो मैं आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करता हूं। अच्छा सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई मेरे, मैं करूंगा जी थ्योरी वाला क्वेश्चन डिस्कस आपसे। सबसे पहले आएंगे इधर क्वेश्चन नंबर 3 पे आना है जी। आपने कहता एक्सप्लेन द IS 16 रूल्स ऑन अकाउंटिंग फॉर सिग्निफिकेंट पार्ट्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सिग्निफिकेंट पार्ट्स का लफ्ज पढ़ते ही आपको समझ आना चाहिए कि ये क्या, शाबाश, ये है मेरे भाई क्या जी, कंपोनेंट ऑफ चलें जी। कोई बच्चा बता सकता है जी कंपोनेंट ऑफ एसिड में क्या है जी, किस तरह इसको काउंट फॉर करना है जी? किसी को याद हो? हर कंपोनेंट को अगर सिग्निफिकेंट है तो बच्चों आपने क्या करना है? सेपरेटली डेप्रिशिएट करना है। क्या करना है? जब भी इस तरह का सवाल आता है आपने पहले स्टैंडर्ड की वो लाइन लिख देनी है, या लाइन नहीं भी अगर आपको याद, तो जितना का आपको याद है बस वो लिखते हैं। इतना तो इंशाल्लाह आपको याद होगा कि भाई सिग्निफिकेंट पार्ट को आपने क्या करना है, बोले शाबाश, सेपरेटली क्या करना है जी। अब फिर आपने सवाल को लिंक कर देना है, अपने जवाब को लिंक कर देना है सवाल के साथ। ये आपने लाइन लिख दी। अब जो सवाल उसने पूछा है आपने बता देना जी कि सवाल के अंदर जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, दो एसेट्स हैं सवाल के अंदर, एक की लाइफ 3 साल है बच्चों और दूसरे की लाइफ क्या है। आपने कहना जी इसको, इस पार्ट को जो है हम डेप्रिशिएट करेंगे 3 सालों को, और इस पे, इसको किस पे करेंगे? 8 सालों पे। कहता जी गुड्डू लिमिटेड परचेज अ स्पेशलाइज्ड एसेट। क्या बच्चों? कहता जिसके कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं भाई? कहता द हाइड्रोलिक सिस्टम एंड द फ्रेम एंड द, अब बहरहाल जो भी होंगे यार, हम कुछ साइंसदान थोड़ी हैं। कहता जी द सिस्टम हैज अ लाइफ कितनी बच्चों? 3 साल। और कहता फ्रेम की लाइफ कितनी है जी? बताएं जी। सोल्यूशन में क्या लिखना है? सबसे पहले जनरल रूल लिख देना है आपने, सही है। उसके बाद आपने क्या कह देना है जी? आपने कहना जी इसको डेप्रीशिएट, एक को 3 सालों की बेसिस पे करना, एक को करना है जी 8 साल। कहता एज पर IS 16 ईच पार्ट ऑफ एन एसेट दैट हैज कॉस्ट। क्या कॉस्ट? कहता सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू, कहता मस्ट बी डेप्रीशिएटेड। ओके। कहता एज गुड्डू लिमिटेड हैव अ स्पेशलाइज्ड एसेट हैविंग सिग्निफिकेंट पार्ट्स। कहता चूंकि सिग्निफिकेंट पार्ट्स हैं, सो द कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइट बी स्प्लिट इनटू several different assets and each should be depreciated and each depreciated separately as per their रिस्पेक्टिव लाइफ। का मतलब क्या भाई? जो लाइफ है उसी बेसिस पे, ठीक है। आपने मजीद बयान करना है तो ब्रैकेट लगा के लिख दीजिएगा। ये जो सिस्टम है इसे 3 सालों पे, और बच्चों ये जो फ्रेम है इसे, अच्छा जी ये तो उम्मीद है सारों ने कर लिया होगा, इसमें तो कोई मसला नहीं होगा, इतना तो लिख ही लिया होगा ना। अच्छा कहता जी दूसरा सवाल, पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है। कहता जी व्हेन शुड द कंपनी कंडक्ट अ रीवैल्यूएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जी बताएं यार, ये तो अब सीधी सी बात है, बताएं शाबाश। ये मैंने बताया भी था कि इस डिब्बे में से एक थ्योरी का सवाल बनाना है जी। चैप्टर एंड पे भी, चैप्टर एंड पे याद है लिखना क्या था उसमें, ये बताना चैप्टर एंड पे। बच्चों का ये रट्टा लगा होता है कि सर इस जगह पे ये लफ्ज, इस जगह पे ये लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता होता लिखा क्या हुआ है उसमें जी। बताएं। हाँ जी ठीक है, शाबाश शाबाश। अच्छा जी, ओ अरे बस कर, जज्बाती हो गया। अच्छा भाई इसका जो सिंपल रूल वो ये है, अगर तो कोई ऐसा एसेट है जिसकी बाई फेयर वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही है हर साल, तो उसकी रीवैल्यूएशन फिर क्या होनी है बच्चों? हर साल होनी है। अगर एक ऐसा एसेट है जिसकी मेरे भाई फेयर वैल्यू जो है वो हर साल चेंज नहीं हो रही, वोलाटाइल चेंज नहीं है, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, तो फिर स्टैंडर्ड कहता है 3 या 5 साल, जो भी कंपनी की पॉलिसी है उस बेस पे क्या कर लो? रीवैल्यूएशन कर लो, ठीक है भाई। अच्छा जी कहता है कंपनी ओन्स अ बिल्डिंग दैट हैज एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट एंड वोलाटाइल चेंज। बिल्डिंग की बच्चों फेयर वैल्यू चेंज हो रही है,
कहता ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन द रियल एस्टेट मार्केट, ठीक है समझ आ गई। कहता हाउ एवर द कंपनी ऑल्सो ऑन्स, क्या बोला, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, कहता डेट हैव रिमेन्ड स्टेबल इन इट्स फेयर वैल्यू। जी आए जी इधर, वही जो आपने बात बता दी वही जवाब में लिखा हुआ है। कहता एज पर IAS 16 सम आइटम्स ऑफ पीपी डेट एक्सपीरियंस, जो लफ्ज इंपॉर्टेंट है ना बोल्ड कर दिए आपने भाई, ये याद कर लेने हैं। कहता जी सिग्निफिकेंट एंड वोलाटाइल चेंजेस इन फेयर वैल्यू, कहता जी नेसेसिएटिंग एनुअल, डन। अच्छा जी, कहता फर्दर सच फ्रीक्वेंट रिवैल्यूएशंस आर अननेसेसरी फॉर आइटम्स ऑफ पीपी विद ओनली इनसिग्निफिकेंट चेंजेस इन, आपने ये मुश्किल लाइन नहीं लिखनी ना, तो ये लिखने सिंपल, आपने कहना जी वो एसेट्स जिनकी फेयर वैल्यू सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होती, तो आपने क्या कहते हैं उसे रीवैल्यू करें आफ्टर 3 या 5 साल। अच्छा जी, कहता एज बिल्डिंग शुड बी रीवैल्यूड, अब ना ये लिंकेज है, ये क्या है बच्चों, ये आपने रूल लिख दिया, ये आपने बात लिख दी अहम जो स्टैंडर्ड की है, नीचे आपने इस सवाल को लिंक करना है, क्या करना है, सॉरी जवाब को क्या करना, लिंक करना है सवाल के साथ। कहता एज बिल्डिंग शुड बी रीवैल्यूड ऑन एनुअल बेसिस as experiencing a significant change in fair value while other items of PP would be depreciated after नहीं would be revalued, sorry, कहता आफ्टर 3 या 5 सालों के बाद। कहता ये क्या है ये, कहता एज पर कंपनी पॉलिसी, ये कंपनी की पॉलिसी होगी भाई, बात समझ आ गई भाईजान, जिसमें सिग्निफिकेंट चेंज है वो एनुअल बेसिस पर, और भाईजान जिसमें सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है वो क्या, कंपनी की पॉलिसी 3 या 5 साल, डन। ये अब बातें अहम है, ये आपको याद होनी चाहिए जुबानी। अच्छा जी नेक्स्ट आ जाए, ये वाला जी भाई, नहीं लिखना है 3 या 5 साल, जितनी भी एंटिटीज है ना वो रिवैल्यूएशन या 3 सालों के बाद करती हैं या 5 सालों के बाद, ये कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है, ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है ये 3 या 5 साल का लफ्ज। अच्छा जी आगे बस आपने ये लिख देना एज पर कंपनीज पॉलिसी। कहता जी टिटो पार्टी कंपनी इज कंसिडरिंग चेंजिंग इट्स डेप्रिसिएशन मेथड, ये सवाल ने रिपीट किया मैंने, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कहता फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग बैलेंस, यू आर टास्क्ड, आपको टास्क दिया गया while determining whether this change is feasible and what impact it may have on पिछले सालों पे। भाई आपको पता है पिछले सालों पे कोई इम्पैक्ट, आपने सबसे पहले बताना ये चेंज इन एस्टीमेट है, फिर आपने बताना है बच्चों जी कि चेंज इन एस्टीमेट जो है उसको डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हो रहा है ना, वो चेंज करने की इजाजत है भी या नहीं, आपने फिर बता देना जी चेंज करने की इजाजत है इफ इट गिव्स, बताएं शाबाश, फेयर या बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है जी। फिर आपने एंड वाली लाइन में आकर बता देना है जी, बताएं शाबाश, क्या शाबाश प्रोस्पेक्टिवली, क्या बताना है कि भाई प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है जी, आज और अगले साल, पिछले सालों को आपने कुछ भी, अच्छा जी आ जाए जी इधर जरा जी। कहता एज पर IAS 16 पीपी चेंजिंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कहता जी एज पर IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट चेंजिंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एज चेंज इन एन एस्टीमेट। अब इसको लिखने का आपको नंबर मिल जाएगा। कहता जी चेंज इन एन एस्टीमेट, कहता वो कुछ भी हो सकता है बच्चों, देखें लाइफ चेंज हो जाए, सही है सर, रेट चेंज हो जाए, डेप्रिसिएशन क्या कहते हैं जी, मेथड चेंज हो जाए, ये सारे क्या हैं, हाँ सॉरी रेसिडुअल वैल्यू चेंज हो जाए, ये सारे क्या हैं, ये सादा बात करूं, एसेट को डेप्रिशिएट करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है एक्सेप्ट कॉस्ट, सारे क्या हैं, एस्टीमेट, सारे क्या हैं बच्चों, सारे क्या हैं, एस्टीमेट है, सिर्फ कॉस्ट के अलावा बाकी जितनी चीजें हैं, कॉस्ट या बुक वैल्यू दोनों के अलावा बाकी जितनी चीजें हैं ये सारी क्या हैं बच्चों, एस्टीमेट है। अच्छा जी कहता जी किधर गया, हाँ कहता जी कैन बी अलाउड ओनली इफ इट कैन प्रोवाइड फेयर या बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ द, डन भाई। अच्छा जी कहता फर्दर एज पर IAS 8, यार ये ना हमने असल में IAS 8 अभी पढ़ा नहीं है, बस पढ़ना है इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक आ जाएगा, तो अभी फिलहाल बस इसी तरह याद कर लें, लास्ट टाइम भी यही समझाया था शायद। कहता चेंज इन एन एस्टीमेट शुड बी ट्रीटेड प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिवली का मतलब ये नहीं होता आगे आने वाले साल, करंट भी और फ्यूचर भी।
अच्छा जी, कहता जी देयर वुड बी नो इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रायर ईयर्स, कहता पिछले सालों पर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। डन, इधर तक बात समझ आई। अच्छा ये बताएं जरा, हालात बताएं थोड़े से कि क्या हालात हैं थ्योरी में, कोई लिख दिए हैं कि नहीं बातें लिखी इस तरह? जुहैर साहब ये ठीक जा रहे हैं थ्योरी में? गुजारा है नहीं भाई, इसको बेहतर करना है इस दफ़ा। 10-12 नंबर आप देख लें, ये एक्सपेक्टेड हैं। क्या है, आई कैप के एग्जामिनर का जो ट्रेंड है, जो माइंडसेट है, चेंज हो गया है। क्या हो गया है? चेंज हो गया। FAR 2 के अंदर तो बम्बार लगा दी उसने थ्योरी की जी, ठीक है जी। और एडवांस रिपोर्टिंग के पेपर में, जो कि प्योर आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर और एडवांस का पेपर है, उसमें वो अच्छी खासी थ्योरी पूछता है। क्या कर रहे हैं आजकल जी? अब वो ट्रेंड चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये ट्रेंड कैफ के अंदर भी आना है। अब FAR 2 में आ गया है, पिछले ट्रेंड में 8-10 नंबर की उसने थ्योरी FAR 1 में भी पूछ ली है। अब ये ट्रेंड बढ़ना है, कम नहीं होना। मतलब इतना तो मिनिमम तैयार रहिएगा कि 8-10 नंबर की तो आनी है, ज्यादा आ जाए वो पता नहीं है, वो क्योंकि एग्जामिनर ही बता सकते हैं, हम तो नहीं। हम तो बस पिछले ट्रेंड्स को देख के बात बता सकते हैं आपको, ठीक है भाई। लास्ट टाइम बच्चों को कहा बड़ा थ्योरी कर लो, थ्योरी सर मारी जाने, आज तक तो आई कोई नहीं है। वो फिर जब आई तो फिर अच्छा जी 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 खुबैब साहब। अच्छा जी, अब मेरे भाई ये हो गए सारे। अब आप आ जाए MCQs वाले सवालात पे। सबसे पहले जी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। कहता व्हाट इज अमाउंट ऑफ बैलेंस इन रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट एज एट 31 मार्च 2010। ठीक है जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस आपसे पूछ रहा है। कहता है कंपनी रीवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी ऑन 1 अप्रैल 2009। इसका मतलब है ये साल कब शुरू हुआ होगा? बोले शाबाश। और इधर कितना आता है जी? 31 मार्च 2010। डन जी। अच्छा जी, कहता जी ₹2.28। कहता जिसमें से 8 रुपए किसके शामिल हैं? लैंड के हैं। किसके हैं बच्चों? अच्छा ये लहदा क्यों देता है बताएं जरा? लैंड पर डेप्रिसिएशन। कहता था प्रॉपर्टी की ओरिजिनली कॉस्ट कितनी है बच्चों? 10 मिलियन है। कितनी है जी? 10 मिलियन है। कितनी है जी? अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, अब सोचने समझने वाली बात है भाई। जो लैंड है, लैंड की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? और लैंड की, परेशान हो गए हो, लैंड की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 2 मिलियन। अच्छा जी, इसकी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? वो 8 है। ये कितनी? 2। तो बाकी क्या है बताओ? बात समझे? अच्छा जी अब कहता है जी द प्रॉपर्टी की ओरिजिनल कॉस्ट है जी इतनी 10। इसका मतलब है उसकी कितनी होगी? बिल्डिंग की कितनी होगी ओरिजिनल? 8 होगी ना, 8 होगी। अच्छा सर, कहता है जी ये 10 साल पहले की बात है। क्या है भाई? ये 10 साल क्या है? पहले की बात है। अच्छा जी, अब इस तरह करते हैं, फिर इस तरह करते हैं। अब ना ये जो आप, हमें क्या चाहिए? बुक वैल्यू चाहिए। हमें क्या चाहिए मेरे भाई? बुक वैल्यू चाहिए। अब बुक वैल्यू का जब मैं कंपैरिजन करूंगा रीवैल्यूड अमाउंट के साथ, तो मेरे पास सरप्लस आ नहीं जाएगा? आ जाएगा भाई कि नहीं आएगा? कहता था ओरिजिनल यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इसकी है जी 40 साल। कितनी है बच्चों? और वो चेंज नहीं हो रही। कहता जी द कंपनीज पॉलिसी इज टू मेक ट्रांसफर टू रियलाइज प्रॉफिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस डेप्ट। ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। कहने शाबाश, हिम्मत करें थोड़ी सी, जरा कोशिश करें, आपसे ये कंप्यूट होती है कि नहीं? चलें 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 चलें, शाबाश। और भाई कॉस्ट के साथ कंपैरिजन नहीं करना, बुक वैल्यू के साथ करना है, फिर सरप्लस आएगा। भाई ओपनिंग तक की बुक वैल्यू निकाल लो साइंसदानों। वापिस आ गए हैं ना आप सब माशाल्लाह। ईद के बाद वापस आ गए हैं। ये FAR 1 की क्लास है। ये हम पहले भी इसी टाइम पे मिलते होते थे। ये FAR 1 की क्लास है मेरे भाई। आ जाओ शाबाश, थोड़े से जरा। अरहम साहब नहीं यार, कर दो यार कैलकुलेट, खुदा का खौफ करो। सारी बातें भूल भूल के आ गए हो यार। ऐसे कसम से शक्लें बनी हुई हैं ना।
ऑफिशियली अभी भी आप अपने घरों में ही हैं, वो पीछे। ओ मेरे भाई, मेरे से गलती हो गई है, इधर देखें। 8 मिलियन कॉस्ट है किसकी बच्चों? बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है? बिल्डिंग की कॉस्ट है 8 मिलियन। कितनी है बच्चों? अच्छा, रीवैल्यूड अमाउंट इसके दो हिस्से हैं। 12 किसकी है बच्चों? बिल्डिंग की है। कितनी है? 12 बिल्डिंग की है। कितनी है? अच्छा, अब देखो लाइक विद लाइक कंपैरिजन जब करना है तो सरप्लस कैसे आता है बताएं? शाबाश भाई, बुक वैल्यू होगी ना, एसेट डेप्रिशिएट भी तो हुआ होगा। इधर देखें, एसेट कितने साल डेप्रिशिएट हो चुका है? फर्स्ट से 10 साल हुआ होगा ना, 10 ईयर्स अगो का लफ्ज है। तो मेरे भाई इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बिल्डिंग की? 8 डिवाइडेड बाय 40, 1 साल की आ गई ना, मल्टीप्लाई अगर 10 कर दूंगा मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये कितनी आई भाईजान? 2 आ गई। कितनी आ गई? 2 आ गई। ये मेरे पास क्या आ गई बच्चों? और कॉस्ट कितनी है इसकी भाई? 8। तो ये बुक वैल्यू किसकी आ गई है? बिल्डिंग की। डन, एग्री सर जी? अच्छा जी, अब मुझे बताएं जरा, शाबाश, जरा एक्टिव होके बैठना। एक्टिव यार, ये बुक वैल्यू किस तारीख की है बताओ? 1 अप्रैल 2009 की है। ओ ऐसे ही है। अच्छा, इसका जब कंपैरिजन रीवैल्यूड अमाउंट के साथ किया होगा तो वो कितनी बनी जी? वो 12 बन गई। इधर कितना आया होगा? इधर कितना आया होगा भाई? 6 आया होगा। अच्छा जी, अब जब आपने इसको डेप्रीशिएट किया होगा, क्या किया होगा? डेप्रीशिएट किया होगा। तो मेरे भाई अब रीवैल्यूड अमाउंट की बेसिस पे डेप्रीशिएट होना है ना, तो 12 डिवाइडेड बाय बोलें, शाबाश। और ये जो सरप्लस है इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन 6 डिवाइडेड बाय, तो कितना आता है जरा? है इसका पहले बता दो ना, इसका कितना आता है? इसका 0.4 है। और इधर जो सरप्लस साहब जो आए होंगे 0.2। अच्छा, तो आप मुझे बताएं, इधर मेरे भाई 11.6 आ गया होगा। तो यार ये वही फॉर्मेट है जो, ये वही फॉर्मेट है ना। अच्छा, इधर आपका एसेट आ गया, ये सरप्लस वाला कॉलम आ गया, तो इधर कितना आता है? 5 पॉइंट। ओ ठीक है। अच्छा, आप देखें भाई 5.8 तो बिल्डिंग का है, लैंड का कितना है? 6 वो है, तो ये कितना बन गया? 11.8 बना। ये जवाब है। ओ ठीक है भाई, सही है ये बात, मुझे नहीं लगता ये समझ आई है आपको। डेट डिस्क्रिप्शन इधर कर लो, लैंड इधर क्या करो बच्चों? इधर बिल्डिंग, नहीं तो लैंड को निकाल लो, बस बिल्डिंग कर लो, लैंड को बाद में ऐड कर लेना। इधर आ गई बच्चों बिल्डिंग, इधर क्या आ गया भाईजान? रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। क्या आ गया भाई? अच्छा जी भाईजान, कॉस्ट अब पता नहीं कब की है, हमें तो क्या चाहिए जी? 1 अप्रैल 2000 बोलो 9 पे बुक वैल्यू क्या चाहिए बच्चों? वो हमने कंप्यूट कर ली ना, वो आपने बताया मुझे कितनी है जी? 6 है भाईजान। 1 अप्रैल 2009 पे रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 12। सर जी इधर 6 आया, इधर भी 6 आया। ओए ऐसा ही है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं माशाल्लाह, उन्होंने 6 में 6 ऐड किया होगा, कहा होगा 12। सर 100% एक्यूरेट जवाब आ गया। अच्छा जी, खुबैब तू ही होगा बेटा, तू भी होगा उन्हीं में। अच्छा चलो, अच्छा अब आए, अब बच्चों 31 मार्च, हाँ ठीक है। 10 पे आके डेप्रिसिएशन नहीं होनी, अब रिमेनिंग लाइफ चाहिए ना। 40 टोटल थी, 10 गुजर गए, तो 6 डिवाइडेड बाई ये भी, तो ये आ गया 0.4 और ये आया 0.2। मुझे तो इस कॉलम का टोटल चाहिए ना, ये आ गया 5.8। ये किसका है बच्चों? ये तो सिर्फ क्या है? ये सिर्फ किसका है बच्चों? बिल्डिंग का। इसमें 6 ऐड करने पड़ेंगे ना लैंड के जी। तो ये 11, आप समझ आइए क्या आया? ये आगे समझ? अच्छा जी, पढ़ें जी, ये आए जी, दूसरे नंबर पे आए। अच्छा, एक एमसीक्यूज ना वो था, वो वक्त से पहले आ गया था। खैर ऑनलाइन वालों आपको तो पता ही नहीं है हुआ क्या था।
वो वक्त से पहले ही आ गया था, वो मैंने आपको जो टेस्ट दिया था ना वो अपडेट करके दिया था। चलें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिपोर्टेड, मैंने निकाल दिया ना इसमें से, हाँ, which of the following should be reported as impairment loss in GL statement of profit or loss for 2023? कहता जी 2023 याद रखना, कब का बच्चों निकाल लें। कहता ऑन जनवरी 2022 गामा लिमिटेड परचेज्ड अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ 240 मिलियन। लाइफ कितनी है भाईजान, कितनी, 5 साल जी, ठीक है। कहता जीएल यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन at 31st December 2023 there are indicators of impairment। अच्छा पहले तो ये बता दो ना, पहले बुक वैल्यू शाबाश कंप्यूट कर दो, जल्दी करो शाबाश, पहले बुक वैल्यू तो कंप्यूट करो ना, और भाई फिर ही रिकवरेबल अमाउंट से कंपैरिजन करेंगे ना। वन, कोई खुदा दा खौफ करो यार, ओए मलकुल मौत 240 कॉस्ट है कसम से यार, डिवाइडेड बाय 5 और 2 से मल्टीप्लाई करें, ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी आपके पास हैं। हाँ जी ये आई 96। अच्छा जी, और ये है जी कॉस्ट, ये कॉस्ट कितनी है 240, तो ये भाई आपके पास बुक वैल्यू कितनी आई, मेरा दिल कर रहा है कसम से जूती उतार लूं। ओए कोई खुदा का खौफ करो, ओए कोई तो सब जवाब कसम से सही दे दो। और क्या करके आए हो यार घर से, मुझे समझ नहीं आ रही। ये 144, वापिस आ जाओ वापिस आ जाओ वापिस आ जाओ यार, 144 मिलियन आ गया। ओ भाई 2 साल करने हैं डेप्रिशिएट, 2 साल करने हैं भाई, 2 साल करने हैं। कैलकुलेटर पकड़े, अगर आप ये डायरेक्ट बुक वैल्यू निकालना चाहते हैं ना तो फिर इसका मतलब होता है रिमेनिंग जितने साल रह गए, तो 5 टोटल थे, 2 गुजर गए, कितने रिमेनिंग रह गए हैं 3। तो आप इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करें, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी, जितने साल बोला शाबाश गुजर गए। अगर आप 3 से करेंगे तो क्या आएगा, जितने साल रह गए। तो 3 से करेंगे तो ये डायरेक्ट आएगा, लेकिन ना जब रेजिडुअल वैल्यू सवाल में होती है ना तब इस तरह जवाब नहीं आता, फिर मसला आता है। छोड़े बहरहाल इसी तरह ही आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 144 मिलियन इसी तरह ही करना है, इसी तरह तजर्बे ना करना, बस ठीक है मेरे से गलती होगी बता दिया। 144 मिलियन ये आ गया, डन। अब मेरे भाई ये कैरिंग अमाउंट है, आप बुक वैल्यू है, अब रिकवरेबल अमाउंट ढूंढो शाबाश। कहता जी द प्लांट वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आर एस्टिमेटेड 113 मिलियन एंड रुपीज, अच्छा हायर बता दो। अच्छा जी, अब मेरे भाई देखें एक चीज है, अगर आप फॉर्मेट खैर एमसीक्यूज में नहीं बनाते होते, बस टिक लगाने हैं, इसकी वर्किंग करने की भी आपने अपने लिए करनी है, लेकिन आई के आपके एग्जामिनर को इसकी वर्किंग की जरूरत नहीं है। वो एमसीक्यूज अगर सही है तो सही है, जवाब सही है ठीक है, नहीं तो ना सही। अच्छा अब मुझे बताएं बुक वैल्यू जिस चीज की आपने बताई है 144 मिलियन, मेरे भाई उसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है। अच्छा जी हायर ऑफ जी, मैंने वही लिखा इधर डायरेक्ट ही। आप मुझे बताएं औकात एक चीज की 113 की है, वो कितने पे पड़ी हुई है, तो अब कितने से कम करूं हैं। अब देखें मेरी बात सुने, 31 से ये इंपेयरमेंट लॉस है, ये क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट लॉस। अच्छा मेरी बात सुने, अब ना सवाल 2-3 तरह के हो सकते हैं, या तो कहते हैं मुझे बुक वैल्यू बता दो, ये खैर आईएएस 36 में ये तो नहीं पूछता, आईएएस 36 में 2 तरह के सवाल हैं, या तो कहता है रिकवरेबल अमाउंट बता दो कितनी है, या कहता है राइट डाउन कितने का है, यानी इंपेयरमेंट लॉस कितने का है। तो इस सवाल में देख लो क्या पूछे। अच्छा जी कितना आया फिर, अल्फा, ये रहा, डन भाई। अच्छा ये मुझे उम्मीद है गलत किया होगा बच्चों ने, एक सही किया होगा, ये गलत किया होगा। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन अकॉर्डेंस विद आईएएस 36। आए जी इधर, कहता जी अब ना मैंने एमसीक्यूज करवाना स्टार्ट कर देने हैं इंशाल्लाह, सही है कि रोजाना कोई 15, 10, 12 जितना भी टाइम हुआ ना, थोड़ा थोड़ा 2-3 दिनों के गैप के बाद इस तरह करके। इफ इंपेयरमेंट इंडिकेटर्स आर प्रेजेंट, अगर इंपेयरमेंट इंडिकेटर्स प्रेजेंट हों, द एंटिटी शेल एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एसेट। ये बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है, बच्चा परेशान होता है कि सर पहला ही सही हो गया। अच्छा वाइल कंप्यूट, ऐसा हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पहला ऑप्शन ही सही हो। कहता वाइल कंप्यूटिंग इंपेयरमेंट लॉस, कहता था एसेट्स कैरिंग अमाउंट इज कंपेयर्ड विद इट्स लोअर, भाई इधर ही गलत हो गया, लोअर नहीं बच्चों हायर होता है। क्या होता है इन दोनों में से, क्या होता है
हायर होता है, तो ये गलत हो गया ना फिर। अच्छा, क्या था, इफ द रिकवरेबल अमाउंट इज लोअर देन कैरिंग अमाउंट, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। अच्छा, अब आपने ना एक लफ्ज जो है ना वो जरा, एक है जनरल स्टेटमेंट। अब आपने मुझे ना एक ना लफ्ज बताना है जिसकी वजह से अच्छा मैं नहीं बता रहा आपको, पहले पढ़ लेते हैं। कहता है रिकवरेबल अमाउंट कम है कैरिंग अमाउंट से, तो बच्चों सिंपल सी बात है, इंपेयरमेंट लॉस ही है। कहता एन इंपेयरमेंट लॉस इज ऑलवेज चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जी बताएं। जी सही है साकिब साहब, जी सही है ना बात, ये बिल्कुल है। बच्चों मैंने आपसे अर्ज की थी, जब मैंने नोट्स बनवाए थे, आप नोट्स निकाल के देख लें, मैंने बंदा नाचीज ने आपसे ये अर्ज करने की कोशिश की थी कि भाईजान नॉर्मली जनरली का लफ्ज लिखवाया था, मुझे अच्छी तरह याद है। पहली बात, जनरल रूल ये है कि सर जी इंपेयरमेंट लॉस प्रॉफिट और लॉस के अंदर जाएगा। किस में जाएगा बच्चों? और जब IAS 16 पढ़ाया था तब भी ये अर्ज करने की कोशिश की थी, भाईजान अगर लॉस आता है रिवैल्यूएशन लॉस, वो किस में जाएगा? प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। यही बात आपसे अर्ज की थी। लेकिन मेरे भाई, क्या ये हमेशा यही होगा? हमेशा ऐसा ही होगा? भाई अगर आपके पास पहले सरप्लस पड़ा हुआ तो फिर तो ये प्रॉफिट और लॉस में नहीं जाएगा। आगे वो बताया भी था, एक्सेप्ट इस तरह की बातें, नोट्स पढ़िएगा जरा। तो बच्चों ये ऑलवेज की वजह से गलत हो गया। किसकी वजह से गलत हुआ? आप देखो, ये एक लफ्ज ने क्या कर दिया, MCQs का बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है सर, एक लफ्ज ने क्या कर दिया बच्चों? महरम से मुजरिम बना दिया। अच्छा, एन इंपेयरमेंट लॉस ओनली अराइजेस इफ, कहता ओनली अराइजेस इफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एज वेल एज द वैल्यू इन यूज आर लोअर देन। जी बताएं जिसके बारे में क्या ख्याल है। कहता इंपेयरमेंट लॉस ओनली राइज सिर्फ तब आता है, कहता इफ द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एज वेल एज, कहता ये दोनों क्या हो बच्चों कैरिंग अमाउंट से 100% एक्यूरेट बात है। अगर एक भी ज्यादा आ गई तो बच्चों रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गई है, क्या हो गई है? और जब रिकवरेबल अमाउंट बढ़ती है तो बच्चों कभी भी लॉस आ ही नहीं सकता। ये बात समझ गए? इसलिए तो कॉन्सेप्ट है हायर ऑफ का। ठीक है सर। अच्छा जी, अच्छा भाई अब क्या है, अब आए जी जरा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। अच्छा ये जो क्वेश्चन था ना यार, ये ना 13 मार्क्स का कर दिया मैंने, ये 13 मार्क्स का हो गया। कितने का हो गया है? 13 नंबर का हो गया, 13 नंबर का। अच्छा, ये असल में ऑनलाइन वालों के पास तो ये बिल्कुल सही हालत में गया था। ठीक है जी, ये असल में सवाल ये था कि जो प्री वाला बैच था ना उसको भी यही सवाल दिया, लेकिन उन्होंने स्टैंडर्ड आप लोगों से ज़्यादा पढ़े हुए थे उस टाइम जब टर्म टेस्ट हुआ था। तो उन्होंने फिर एक हमारा स्टैंडर्ड है बोर्रोइंग कॉस्ट, वो भी पढ़ा हुआ था, IAS 20 भी पढ़ा था। तो वो पूरा सवाल था एक, उसमें से कुछ हिस्सा काट के आपको दिया था क्योंकि आपने सारा नहीं पढ़ा था। तो उसके अंदर ना फिर गलती से ये चीज़ भी स्किप हो गई हमसे, ये वाली अदर वाली। तो ये एक एरर था मेरी तरफ से था और मैं अपनी गलती को मानता हूँ भाई, मैं बिल्कुल सबके सामने मानता हूँ तो मेरे से जो गलती हो, तो ये एक एरर मेरी तरफ से था सर। तो बहरहाल इसमें आप लोगों ने फिर हिम्मत कोशिश की होगी, कुछ ना कुछ किया होगा। ठीक है सर, ना भी किया होगा तो थोड़ा बहुत इनको राय दे दीजिएगा। अच्छा सर, अब आप इधर आए, द फॉलोइंग। अच्छा ऑनलाइन वालों आपके साथ ऐसा कोई मसला नहीं हुआ, मैं बहुत डरता हूँ ऑनलाइन वालों से, आपके साथ ऐसा कोई मसला नहीं था। ठीक है जी, फिजिकल वालों को तो हम कल आके समझा देते हैं यार ये मसला था। जो ऑनलाइन वाले ना वो बेचारे अपनी जगह ठीक होते हैं, वो अपने घर बैठे होते हैं, उन्हें हालात का पता ही नहीं होता क्या चल रहा है। तो वो फिर हर बच्चा अपने हिसाब से, ये जो लेक्चर आज हो रहा है ये वाला, इन्होंने तकरीबन 1.5 महीने बाद सुनना है जाके। ठीक है, 1 महीने के बाद सुनना है जाकर, पेंडिंग लेक्चर्स पढ़े हैं। फिर वो ग्रुप्स में पोस्ट भी करते हैं अक्सर बच्चे ना कि सर पेंडिंग लेक्चर्स पढ़े हैं, बताएं कौन कौन से अगर छोड़ दिए जाएं तो FAR 1 का पेपर पास हो जाएगा। फिर उसमें माशाल्लाह सीनियर्स हमारे एक्सपर्ट होते हैं कुछ ना, जिन्होंने 4-5 दफ़ा ऑलरेडी ये पेपर दिया होता है, वो फिर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन का जो है ना वो इजहार करते हैं। ठीक है जी, तो ये वो लोग होते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन जो दे रहे होते हैं, जिनसे घर में भी शायद किसी ने मशवरा ना मांगा हो। और ये बरबला फिर 4-5 फिक्रों की शक्ल में इतना लंबा सा लिखते हैं, अगर आपने ये छोड़ दिया तो ये आ जाएगा। मेरे ख्याल के मुताबिक इस दफ़ा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल के मुताबिक जो है ना आपको ऐसा करना चाहिए। यार वो बातें
जो मैं खुद को तो नहीं कहता ना, मैं तो खुद को उस्ताद भी नहीं समझता ना, जो माशाल्लाह इतने काबिल लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, उन्होंने जो क्लासेस में आपको बातें बताई हैं यार, आप वो क्या कहते हैं सारी स्किप कर रहे हो। मैं आपको एक लाइव बात बताता हूँ। एक बच्चा आया उमैर साहब के पास, अब वो कॉस भी बढ़ाते हैं फेयर वन भी बढ़ाते हैं। वो कहता है सर अब देखो यार, आप जिसके पास गए हो उसकी बात तो सुनो ना, वो मतलब आपसे तो माशाल्लाह सीनियर ही है ना, वो जिससे भी आप मशवरा लेने गए हो, जो जो उस्ताद है। कहता सर कॉस्ट और एफ वन हो सकती है इकट्ठी? तो उन्होंने कहा जी भाई, मेरे से भी अच्छा मशवरा वो देंगे ना, वो दोनों पढ़ाते हैं। कहते जी जी बिल्कुल हो सकती है भाई। तो वो कहता कि सर अच्छा मेरा ख्याल है नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा यार फिर आप ना करें, हर बंदे को अपना पता होता है। उन्होंने कहा कि आपका ऐसा ख्याल क्यों है? तो उन्होंने आगे से पूछा क्या उसका नाम है, जब पूछा उसने कहा जी मुझे सीनियर ने कहा है कि नहीं हो सकती। तो यार बंदा पूछे, आप अब जिसके पास पूछने आए हुए यार, वो भी तो किसी लेवल पे बैठा हुआ है ना। मतलब उन्होंने जो मशवरा दिया है वो 2 सब्जेक्ट टीच करते हैं, ठीक है? तो जो बंदा टीच कर रहा होता है वो ज़्यादा अच्छा मशवरा नहीं देगा। अब सीनियर की बात मानते हैं तो यार वो भी तो सीनियर ही है ना। अब किस तरह बच्चों को समझाएं, आप देख लीजिएगा। ये हर दफ़ा बच्चों को बात समझाते हैं, जैसे ही आखिरी महीना आना है ये बम्बार होनी है इधर ग्रुप्स में। बता दें जी इस दफ़ा कैश फ्लो करें कि एनपीओ करें, अभी टॉपिक आएगा आगे, दोनों बड़े टॉपिक्स हैं। तो इन दोनों में से किसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो फिर चॉइस पे छोड़ के जाते हैं बच्चे। अगर मैं एमसीक्यूज ना करूं, अगर मैं थ्योरी ना पढ़ूं, क्या मैं पास हो सकता हूं या हो सकती हूं? वो आहो। अच्छा जी, बहरहाल भाई आपको तो हम समझा ही सकते हैं। कहता द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू नजूमी लिमिटेड। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें यार। कहता प्रिपेयर नोट्स ऑन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट फॉर इंक्लूजन इन एनएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। डन बच्चों? अच्छा जी, ये आपको पता चल गया जी आपने क्या करना है, आपने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का नोट बनाना है। अच्छा सर, यार प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का भी बनाना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नहीं है शायद इधर, तब हमने पढ़ा नहीं था, ठीक है वो प्री वालों का था। प्रॉपर्टी की कॉस्ट दी है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है, इक्विपमेंट की कॉस्ट है और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है। अच्छा सर इधर आए जी। कहता ऑन 1 अप्रैल 2022 नजूमी लिमिटेड एक्वायर्ड अ स्पेशलाइज्ड मशीन फॉर इट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कहता था अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। भाईजान ये है लिस्ट प्राइस, ये क्या है? और एक चीज नोट करें, सारा सवाल ये जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दिया था, ये जानबूझ के, ये एक पास पेपर की एक एडजस्टमेंट है, एज इट इज उठा के दे दी थी, मुख्तलिफ सवालों को मिक्स किया हुआ है। सर जी सारा सवाल मिलियन में है और ये 1000 में है, ये किस में है? ये 1000 में है, ये किस में है चांद? तो आपको क्या करना है फिर, इसे मिलियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा जी? अब आप देखें जी 8.5 मिलियन ये हो गया, इसको जब मिलियन में कन्वर्ट करेंगे ना तो पॉइंट लग जाएगा साथ, 0.295 हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट ये भी रेलिवेंट है, ऊपर फ्रेट चार्जेस ये भी रेलिवेंट है ना। अच्छा जी भाई ये कैरेज इन वगैरह, स्टाफ ट्रेनिंग इग्नोर करनी है आपने, प्री प्रोडक्शन टेस्ट ये 0.193 हो जाएगा। सर जी परचेज ऑफ 2 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट इग्नोर, रेजिडुअल वैल्यू तो डेप्रिसिएशन के लिए जरूरी है। नीचे ये 2 चीजें लिखी हैं, आप इधर कई दफा आप शेयर्स की है, इनको आपने लिस्ट प्राइस में से एडजस्ट करना है, फिर बाकी चीजें ऐड करनी है। डन है ना? अच्छा, और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपने ये वाला जो डिस्काउंट है भाई अर्ली सेटलमेंट वाला, ये 5% करना है पहले। 8.5 मिलियन को आपने जी 5% से लेस करना है, सही है, 5% करके माइनस कर दें, ठीक है जी, यहां डायरेक्ट 95% रिकॉर्ड कर लें। अच्छा जी, फिर जो अमाउंट बची होगी, बची हुई अमाउंट पे आपने 3% लगाना है इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, ठीक है। ये सोल्यूशन आपको इंशाल्लाह दे दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे भाई क्या है जी, ये हो गया, ये हो गया, इसकी लाइफ निकल आएगी इसकी। अच्छा, और इस पे एडिशन पे डेप्रीसिएशन भी आनी है। देखें जी एसेट कब परचेज किया? 1 अप्रैल पे। ईयर एंड कब है जी बताएं? 31 दिसंबर। तो 8 महीने की डेप्रीसिएशन एडिशन पे आनी है। जी जी शाबाश, 9 महीने की डेप्रीसिएशन एडिशन पे आनी है, ठीक है सर। ये मशीन है, क्या है बच्चों? सही है सर, मशीन का ऑन ओपनिंग एसेट है ही नहीं, तो डायरेक्ट क्या कहते हैं एडिशन आ जाना है। डन। अच्छा सर, नीचे आए, कहता ऑन 1 अगस्त 2022 ए न्यू इक्विपमेंट वाज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट। और ये मैंने आपको जिस दिन टर्म टेस्ट था मैंने उस दिन भी बताया था, पहले भी बताया था, इस तरह की एडजस्टमेंट आ जानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो है ना एक्सचेंज के केस में 3 सिनेरियोज बनते हैं, आपने देखना है कौन सा सिनेरियो है। ऑन 1 अगस्त
बच्चों इधर ही रुक जाएं आप। अब आपको पता होना चाहिए एक्सचेंज के केस में बच्चों डिस्पोजल भी है और क्या है, बोलो शाबाश, पुराने एसेट की जानियां, नए एसेट की आनियां। अच्छा जी, पुराना एसेट जो है कितने महीने डेप्रिशिएट होके जाएगा किताबों से? 7 महीने, शाबाश 7 महीने। और नया एसेट कितनी देर डेप्रिशिएट होगा? अच्छा जी, ए न्यू इक्विपमेंट वाज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ 80 मिलियन। ये कैश पेड है, क्या है बच्चों? टू द सप्लायर, कहता एन ओल्ड इक्विपमेंट वाज गिवन इन एक्सचेंज टू द सप्लायर, यानी एक्सचेंज है ना डिस्पोजल, 5 स्टेप्स। वो कहता था फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एंड न्यू इक्विपमेंट, दोनों की फेयर वैल्यूज दी हुई है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बताया किसकी रिलायबली मेजरेबल है, तो आपने किसको प्रेफरेंस देनी है बताओ? शाबाश शाबाश शाबाश, ओल्ड को देनी है। इसका मतलब कैलकुलेटर पकड़े, जल्दी करें, शाबाश। 80 मिलियन प्लस 27, शाबाश शाबाश, 107 हो गया। कहता था ओल्ड इक्विपमेंट हैज बीन एक्वायर्ड, ये उसकी कॉस्ट है यार। क्या था? कॉस्ट इनकर्ड ऑन इंस्टॉलिंग द न्यू इक्विपमेंट। भाई ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड होनी है, तो 115 का नया एसेट आ गया, डन और डन। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है? स्टेप नंबर 1 में क्या होगा? एसेट पुराना क्रेडिट कॉस्ट से 45 से। स्टेप नंबर 2 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसकी यादें डेबिट। लेकिन भाई ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ये क्या है? कहता इक्विपमेंट में कौन सा मेथड है? रिड्यूसिंग। और कहता प्लांट एंड मशीनरी पे कौन सा है जी? प्लांट एंड मशीनरी पे 15% है जी, स्ट्रेट लाइन। क्या बच्चों? अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली डिस्क्राइब, डन सर। अच्छा जी, अब मुझे बताएं जी, अच्छा लेकिन ना एक बात याद रखिएगा, आपके पास ना, एक मिनट, लेकिन इधर आए अगर, तो इधर उसने लाइफ भी तो दी हुई है ना, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ये प्लांट एंड मशीनरी ही है। ये क्या है बच्चों? डेप्रिसिएशन ऑन, नहीं माजरत यार, ये असल में ये बिल्डिंग होगा, क्या होगा जी? अच्छा जी, हाँ ये गलत गलत है। अच्छा अब मुझे बताएं जरा, अब मुझे बताएं जरा एक बात भाईजान, ये इधर आए जब आप, अब स्टेप नंबर 2 है जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आपने डेबिट करना है। अब जब आप डेबिट करेंगे तो आपको आज तक की बुक वैल्यू चाहिए ना, आज तक की, इस बात का पता है आपको? आज तक की आपको क्या चाहिए बच्चों? बुक वैल्यू। लेकिन आज तक की बुक वैल्यू तो कंप्यूट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जब मैं डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर रहा हूँ तो मुझे उसमें से ओपनिंग बुक वैल्यू चाहिए सारे एसेट्स की, उसमें से डिस्पोजल की बुक वैल्यू क्या करनी है मैंने? इधर आए, मैं आपको इधर से इधर 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 इधर, जी सर इधर आए जी, ये आए जी, इधर आए इधर आए, ये एसेट की कॉस्ट आ गई 115, ये आपने कंप्यूट करवा दी, ऐसे ही है सर। अच्छा अब आप इधर आए, ये ओपनिंग बुक वैल्यू क्या सर जी? अच्छा ओपनिंग बुक वैल्यू कैसे आती है? ये 45 उसकी कॉस्ट है, ये नेट रेट है 0.80 या 80% कर लीजिएगा। भाई कितने साल गुजर गए, एसेट परचेज कब किया था? सवाल में लिखा होगा, लिखा हुआ कि नहीं लिखा? किधर गया भाई जी? फर्स्ट नवंबर 2018 में किया ना एसेट आपने परचेज, तो बच्चों 19 का पूरा साल, 20 का पूरा साल और भाईजान 21 का पूरा साल, 3 साल पूरे, प्लस 2/12 कर दे, 3 + 2/12 कीजिएगा। शाबाश शाबाश, करें करें करें, जल्दी करें। अच्छा और ना एक बात और, ये जो है ना 3.16, इसकी जगह अगर आप ये कैलकुलेटर पे कर लेंगे ना, ये वाला ये कर लेंगे, तो आपका राउंड ऑफ का मसला भी हल हो जाएगा। यही यार, मैंने वो राउंड ऑफ नहीं, मैंने इस तरह करके किया होगा ना फिर। अच्छा ये आ गया आपके पास, वो ऐसे ही था ना। इसको कहां से माइनस करना है बताएं? शाबाश, जब आप डेप्रिसिएशन ओपनिंग, जब आप डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर रहे होंगे ऑन ओपनिंग एसेट्स पे डेप्रिसिएशन, ओपनिंग बुक वैल्यू, अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद करवाता हूं, हम हमेशा इधर वर्किंग करते थे ना, इधर देखें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जब वर्किंग करते हैं सबसे पहले क्या आता है भाईजान? ऑन ऑन ओपनिंग एसेट्स क्या आता है बच्चों सबसे पहले? अच्छा जी, वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, क्या है बच्चों? अच्छा लेस क्या करते हैं इसमें से? ऐसे ही है। फिर आता है जी ऑन एडिशन, फिर क्या आता है भाई? फिर क्या आता है जी?
आपने हर क्लास की ऐसे ही वर्किंग करनी है। क्या करना है? हर क्लास की। प्लांट बिल्डिंग में तो बच्चों ओपनिंग ही है, एडिशन भी नहीं है, डिस्पोजल भी नहीं है। जो मशीनरी है उसमें ओपनिंग नहीं है और बोले शाबाश, उसमें डिस्पोजल नहीं है। जो इक्विपमेंट है उसमें ओपनिंग भी है, एडिशन भी है, और आपने सारी क्लासेस को लहदा मैं आपको बता देता हूं वर्किंग में अभी। अच्छा इधर आए जरा, ये रिड्यूसिंग है क्या है? तो बच्चों इधर हमें ओपनिंग क्या चाहिए, इसकी भी ओपनिंग क्या चाहिए? बात समझे, बात समझे। फिर उसके बाद हम फॉर्मेट बनाते थे, इधर ये बुक वैल्यू एज इट इज इधर उठा के लिखते थे और अपने साल की डेप्रीसिएशन क्या कर देते थे, बिल्कुल इधर भी वही काम किया हुआ है। ये आ गई बच्चों बुक वैल्यू। फिर अपने साल की डेप्रीसिएशन 7/12 आपने बताया था, वो आ गई 2.71। ये क्या आ गई बच्चों, बुक वैल्यू। डन सर, डन सर जी, ओके। ये आपके पास आ गई है बुक वैल्यू। हमें बुक वैल्यू चाहिए, क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन चाहिए। तो कॉस्ट में से ये माइनस करें, ये आ जाएगा 24.50 आ जाएगा। डन, डन। जब आप नोट बना रहे होंगे तो नोट बनाते हुए बच्चों इधर आए जरा, इधर नोट बनाते हुए इक्विपमेंट पे आना है आपने। ये ओपनिंग मैंने लिखे हुए सारे, ये एसेट एडिशन में उसकी कॉस्ट लिख दी, ऐसे ही है। डिस्पोजल में से ये माइनस हो गया बच्चों, और इधर से उसकी क्या माइनस होगी, मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है 24.5 को। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। और इधर आए, एक और चीज आपको दिखानी है, वो ये है चांद जी, ये एंट्री, ये इसके नंबर नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आपने क्या किया जी, पुराने एसेट को किताबों से बाहर निकाला 45 से, स्टेप नंबर 2 में क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, फिर आपने नए एसेट को 115 से रिकॉर्ड किया, ऐसे ही है। फिर आपने 80 मिलियन पे किए, प्लस 8 मिलियन इंस्टॉलेशन के भी हैं, 88 से ये लिखा, तो ये प्रॉफिट और लॉस आपके पास क्या आ गया, बैलेंसिंग आ गया, मेरे ख्याल गेन आएगा। डन बच्चों, और डन भाई। अच्छा अब ना एक चीज और आपको, इधर आए, इधर 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 किधर गया, इधर जी, ये आएंगे डेप्रीसिएशन पे। किस पे आना है बच्चों, डेप्रीसिएशन पे आना है। ये प्लांट एंड मशीनरी की है, ये बिल्डिंग की नहीं। मेरा ख्याल है 240 जो थी ना प्लांट एंड मशीनरी की, तो है ही नहीं यार। हाँ तो वो प्रॉपर्टी की, वो अच्छा वो गलत हो गया ना जरा, वो इसकी जगह लिख लिया। समझ तो गए ना आप क्या हुआ है। हाँ जी, ये प्रॉपर्टी पे आनी है। किस पे आनी है बच्चों, ये एक अलग क्लास ऑफ एसेट है। ये क्या है बच्चों, और इक्विपमेंट क्या है बच्चों, एक अलग क्लास ऑफ एसेट है। सारों की डेप्रीसिएशन को आपने क्या करना है, अगर आप सेपरेट नहीं करेंगे तो फिर देखो जो 3 कॉलम्स बनेंगे ना, प्रॉपर्टी का लहदा बन रहा होगा, इक्विपमेंट का लहदा बनेगा, प्लांट एंड मशीनरी का लहदा। अगर आप लहदा लहदा नहीं कंप्यूट करेंगे तो इन डिब्बों में फिर कुछ नहीं जा रहा होगा। ये बात समझे आप, तो हर क्लास को आपने लहदा लहदा कर देना है। डन भाई, डन भाई। अच्छा जी, और क्या था जी इसमें, और क्या था जी, और क्या था इसमें, और क्या था, और तो कुछ भी नहीं था मेरा ख्याल है, बस यही था सवाल। इतना ही आया था आपको। अच्छा जब आपने पढ़ा था, जब आपकी आपका जो टेस्ट हुआ था, आपने IS40 पढ़ लिया था तब, हैं? IS40 नहीं पढ़ा था? हाँ ठीक है, वो फिर मैंने एडजस्टमेंट निकलवा दी होगी। ठीक है, ठीक है, फिर इतना ही था सवाल बस, फिर तो ये 11 नंबर का ठीक है यार। अच्छा जी, अब ये भी हमने कर लिए, ठीक है। ये एक सवाल हमारा रह गया है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 अभी छोड़ दें, ठीक है। ये किसी दिन करेंगे, टाइम निकाल के जरा, थोड़ी देर के बाद ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पास पेपर का, IS36 का, ठीक है। उसके साथ ही लिंक करके फिर ये वाला सवाल भी कर लेंगे। ये थोड़ा अजीब सी नेचर का सवाल है, ठीक है, और बच्चों को वैसे भी कंफ्यूजन आती है। ये एंड के लिए रखना है, ठीक है, एंड के लिए रखते हैं। अभी मैंने प्री में भी वैसे नहीं करवाया हुआ ये सवाल, ठीक है, एंड पे रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बाकी जो हैं, अब आप थोड़ी सी कर लें ब्रेक 3-4 मिनट की, वापस आते हैं ना जब आप तशरीफ लेके आएंगे, तो जरा MCQ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आज। जिसके कहीं कर लेते हैं, IS20 करते हैं, अभी जरा ताज़ा ताज़ा पड़ा है ना, IS20 से शुरू करते हैं, फिर टाइम बचा तो IS40 के भी देख लेंगे यार। बस जल्दी से आनी है जानी है करनी है आपने।